आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक के क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पानी का अणु, बी पत्थर, सी हाइड्रोजन परमाणु या डी इलेक्ट्रॉन। ए वाटर मॉलिक्यूल, बी स्टोन, सी हाइड्रोजन एटम या डी इलेक्ट्रॉन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी पत्थर, फिर आता है ए पानी का अणु, फिर आता है हाइड्रोजन परमाणु और एंड में आता है डी इलेक्ट्रॉन। इसी क्रम में देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। 2, 3 को छोड़ 4 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? रोना वोना नहीं हो जाता। ओके, बैठे रहो चुपचाप। पानी पियोगे? पानी। एक और हमारी ड्यूटी है। 1, 2, 3। इधर टिश्यू। थैंक यू। अच्छा, रोना धोना बंद। ओके, और तुम्हारी बनियान आ गई बाहर। वाह, बिग हैंड फॉर मयंक। मयंक, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो मयंक जो है ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। ये महेंद्रगढ़ हरियाणा से आए हैं। और जब आपको पता चला मयंक कि आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है तो कैसा लगा आपको? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब पता चला कि मैं आपके सामने बैठ पाऊंगा और आपसे पर्सनली बात कर पाऊंगा। और सर मतलब जब पता चला कि सिलेक्शन हुआ सर, घर में मैं एक जगह टिका नहीं सर। एक जगह टिका नहीं है? कूदते फांदते रहे आप? यस सर, इधर से उधर, उधर से इधर। और मतलब तब तो यूं लगता था कि इतने सारे लोग हैं, सबको बता दूंगा कि मेरा केबीसी में सिलेक्शन हो गया, सभी मेरा एपिसोड देखेंगे। बहुत बहुत बधाई आपके बाद। ओके, आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में किससे लाए हैं? सर मेन कंपेनियन माय फादर एंड एक्स्ट्रा कंपेनियन माय मदर। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। बात प्रदीप कुमार जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं सर दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हूँ सर, सर्विस कर रहा हूँ। ऑलराइट। बड़ा गर्व होता होगा आपको कि आपके पिता जो है वो पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगता है। और सर मैं किसी के पीछे खड़ा नहीं होता, जहाँ पे खड़ा हो जाऊं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ऑलराइट। और सर कोई हाथ लगाएगा तो पहले, हाथ लगाने से पहले कोई 10 बार सोचता है कि हाँ पुलिस का लड़का है। सर मतलब फायदे बहुत सारे हैं सर। हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत गुणी हैं आप। बड़ी जल्दी अपने जीवन में समझ गए हैं कि क्या फायदे की बात है और क्या फायदे की बात नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि पुलिस में होना बहुत जरूरी है कि नहीं? ऑलराइट माइक, रूल्स तो आपको पता है, उनको हम दोहराएंगे। खेल शुरू किया जाए माइक? यस सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी माइक, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इनमें से किस स्थान पर बैकस्ट्रोक, फ्रीस्टाइल और बटरफ्लाई का प्रदर्शन करेंगे? At which of these places would you perform the backstroke, freestyle and butterfly? ऑप्शन देखिए तस्वीर पे। ये इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। बी में तो नहीं होगा क्योंकि बी में भी नहीं होगा। बैकस्ट्रोक, सर प्लीज लोग ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का कहना था लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये तीनों के तीनों हैं, ये स्विमिंग के स्ट्रोक्स हैं। और अगर आपने स्विमिंग की होगी तो आपने बैक स्ट्रोक किया होगा, उल्टा लेट कर कैसे जाते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक यहाँ से ऐसे करते हैं और फ्री स्टाइल में ऊपर से ऐसे हाथ ले जाते हैं। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कांटे, चम्मच और चाकू को सामूहिक रूप से इनमें से क्या कहा जाता है? Forks, spoons and knives are collectively called which of these? A. Stationery, B. Drapery, C. Cutlery, or is it D. Armory? ड्रेपरी तो नहीं होगा। स्टेशनरी में तो स्टूडेंट्स के सामान आते हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर। आर्मरी भी नहीं होगा, इसमें गन्स और ये एम्यूनिशंस का काम है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कटलरी। सी कटलरी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है आपने, जीत गए आप 2000 पॉइंट। लेकिन आप चाहे कितनी भी कटलरी खरीद लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, जो हाथ से खाने का मजा है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ओके, लेकिन बहुत अच्छा लगता है भाई साहब हाथ से खाने का, पलती मार के और जमीन पे बैठ करके खाइए आप। यस सर। हो सके तो केले के पत्ते पे लखे खाइएगा, बहुत अच्छा रहता है कि नहीं? हम खाते हैं घर पे केले के पत्ते। ऑलराइट, आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खाद्य पदार्थ का उपयोग भूरे रंग के शेड को दर्शाने के लिए भी किया जाता है? Which of these food items is also used to describe a shade of brown? ऑप्शन देखिए, ए रसगुल्ला, बी स्ट्रॉबेरी, सी चॉकलेट या डी केचप। रसगुल्ला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट या केचप? रसगुल्ला तो नहीं होगा, रसगुल्ला तो व्हाइट कलर का आता है। केचप भी नहीं होगा, केचप रेड, स्ट्रॉबेरी पिंक एंड रेड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, चॉकलेट। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया। चॉकलेट भूरे रंग का होता है। चौथा प्रश्न आ गया, ये मिलेगा इसके लिए 5000 आपको। फोर्थ क्वेश्चन 5000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक आरजे हैं तो आप आमतौर पर कहां एक शो करेंगे? राइट, इफ यू आर एन आरजे, where would you usually host a show? Options: A, on TV, B, in a disco, C, on YouTube, D, on the radio. आरजे की फुल फॉर्म तो है रेडियो जॉकी। टीवी पर, डिस्को में, यूट्यूब पर या रेडियो पर? आरजे की फुल फॉर्म तो है रेडियो जॉकी। यूट्यूब पे आने वाले को हम यूट्यूबर्स बोलेंगे। एंड टीवी शोज में आरजे का रोल नहीं है, एंड नॉट ऑन एज वेल एज ऑन डिस्को। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ऑन द रेडियो। ऑन द रेडियो, डी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। रेडियो पर डी, बिल्कुल सही जवाब। 5000 पॉइंट जीत गया भाई साहब। खेल का पहला पड़ाव आ गया है, पांचवा प्रश्न, 10,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या हरियाणा का एक जिला नहीं है? Which of these is not a district in हरियाणा? आप हरियाणा के रहने वाले हैं। ए मेरठ, बी गुरुग्राम, सी हिसार या डी पानीपत? हिसार तो हरियाणा में है, वो तो के करीब पड़ता है। पानीपत भी दिल्ली के अराउंड आसपास में पानीपत भी है। गुरुग्राम रेवाड़ी से साइड में दिल्ली के पास में है। मेरठ यूपी में है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, मेरठ। मेरठ ए पे ताला लगाया जाए। बहुत सही तरीके से आपने जवाब दिया भाई साहब। सोच समझ करके, एलिमिनेशन करके, सब एकदम सही जवाब। ज्ञाननाथ जी जो बोलना चाह रहे थे वो सब आपने कह दिया। मेरठ जो है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगे चलते हैं खेल में। यह है छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। हैरी पॉटर उपन्यास में इनमें से कौन हॉगवर्ट्स में एक प्रोफेसर नहीं थे? Who among these was not a professor at Hogwarts in the Harry Potter books? A. Minerva, Mac,
Gunnagle, B. Pomona Sprout, C. Phileas Flitwick, या D. Sirius Black? बाकी सब के बारे में तो सर इतना बता नहीं पाऊंगा। और सर सीरियस ब्लैक जो थे वो एस्केबन से भागकर आए थे, वो हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर नहीं रहे, वो हैरी पॉटर के जो फादर हैं जेम्स पॉटर उनके फ्रेंड रहे हैं और उनके साथ पढ़ा करते थे। तो सर आई वुड गो विद डी सीरियस ब्लैक। डी सीरियस ब्लैक, डी पे थल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब है ये। सीरियस ब्लैक हैरी पॉटर के गॉडफादर थे, लेकिन एक प्रोफेसर नहीं थे। आपके उत्तर देने का जो तरीका है ना, बहुत यूनिक है, बहुत Thank अच्छा you, है। sir. यानी कि पहले आप उसको बता देते हैं, ये वो थे, ये वो थे, ये वो थे, ये चीज नहीं हो सकते, इसलिए यही होगा। बहुत कम लोग ऐसे खेलते हैं और हम लोग सबको यही राय देते हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपको उत्तर मिल सकता है। यस सर। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो फिर यही होगा और आपको सही उत्तर आ जाता है। ऑलराइट, माइक, रिपोर्ट कार्ड अब हमको देखना पड़ेगा आपका। ज्ञाना जी, कैन वी सी हिज रिपोर्ट कार्ड प्लीज? और आपको प्यार से लोग मंकू भी बुलाते हैं। वाई नहीं लगाया है अभी आगे, वरना गड़बड़ हो जाती है कि सर नहीं? वो भी मेरा नाम है, लेकिन वो स्कूल में मैं अमंग माय फ्रेंड्स। ओके, लाइक करते हैं मेरी मम्मी का डांस? अच्छा, मम्मी जी शर्मा रही है वहां पर और आप डिसलाइक करते हैं अपनी हाइट को। अरे ये क्या हुआ? क्यों? सर मेरी हाइट का बहुत मजाक उड़ता है और सर मतलब कई जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ ना सर, और कोई लंबा सा अगर होता है सर, तो सर मतलब उनके सामने खड़ा होकर बिल्कुल यूं गर्दन दर्द करने लग जाती है सर। हमारे साथ भी यही होता है, सर आप तो बहुत बड़े हैं सर। मगर उल्टा होता है। पत्नी जो हमारी जो है वो आपके हाइट के हैं और उनको भी ऐसे देखना पड़ता है। सर मैंने देखा है आपको एडवर्टाइजमेंट में। तो क्या तकलीफ है आपको भाई साहब? लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं और मेरे जो कई मोटिवेटर्स जो हैं वो मुझे बताते हैं कि हाइट डजंट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर नॉलेज। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी चीज को मैं सर यहाँ पे प्रूव करने आया हूँ। तो वाह, क्या बात है। पेरेंट्स जो रिमार्क है ना कि मुंह फुलाना थोड़ा कम करो, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप भाई साहब? सर घर पे छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेता है सर ये। होता है भाई, बच्चों में कभी कभी हो जाता है, मन की बात नहीं हो तो मुंह फुला लिया। सर मेरा रोज का काम है, कभी कभी नहीं सर। सर जब भी मैं मतलब मुंह फुला लेता हूँ तो यूं नहीं कि कोई मनाए सर, उल्टा मम्मी मुझसे ही गुस्सा हो जाती है सर। माता जी देखिए, इनको मना लिया कीजिए ना जब ये मुंह फुलाए। आपको मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? डांट दिया हम। सर आपकी बात तो मान लेंगे। हम मानेंगे, हाँ ठीक है। अरे भाई साहब चलिए, भाई जी आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। इसके लिए मिलेंगे आपको 40,000 पॉइंट। रेडी? 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। यदि केक का लाल भाग खा लिया जाए तो उसका कितना भाग बचेगा? इफ द पोर्शन ऑफ द केक इन रेड is eaten, how much of it is left over? एक तस्वीर दिखाएंगे तब आपको समझ आएगा कि हम क्या पूछ रहे हैं। तस्वीर दिखाई जाए। ये है पूरा केक। ऑप्शंस: ए 75%, 75%, बी 50%, सी 20 या 20% या डी 33। सर ये रेड पोर्शन जितना इस केक में दिखाया हुआ है सर, आउट ऑफ 360 ये 90 डिग्री यानी 25% है। तो सर 100% में से अगर 25% हम अलग करें तो सर लेफ्ट ओवर इज 75%।
So I would go with A 75%. ये 75% पे जाना चाह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। पूरा हिसाब किताब इन्होंने निकाल लिया है और बता भी दिया है कि क्यों 75% होना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, 40,000 रुपये लिया है। हमको लगता है भाई साहब कि ये जो हमारे ज्ञाननाथ जी हैं, इनकी जरूरत नहीं है जब आप सामने बैठे हैं। इनकी सारा ज्ञान तो है आपके पास, जो इनको बोलना चाहिए वो आप बोल रहे हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है। और यदा कथा आप इसी चीज को लेकर के आप मुंह फुला लिया कीजिए। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान शिव के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of these statements is not true about Lord Shiv? A. He has a blue throat. B. His Vahan is a swan. C. He is the father of Lord Ganesh. D. He is depicted with a trident. A. उनका कंठ नीला है. B. उनका वाहन हंस है. C. वो भगवान गणेश के पिता हैं. D. उन्हें एक त्रिशूल सहित दर्शाया जाता है। सर पहले की अगर मैं बात करूँ ही हैज अ ब्लू थ्रोट, तो सर उनका गला नीला है क्योंकि उन्होंने एक बार सर मुझे ढंग से याद तो नहीं आ रहा है, पर उन्होंने किसी कारणवश विष पिया था सर, तो इसी से उनका जो गला है उनको मतलब मानते हैं कि आज भी उनको पीड़ा होती है, इसलिए उनको समय निकलता जा रहा है, आप उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हिज वाहन इज अ स्वैन। बी ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने। भगवान शिव के जो वाहन है वो है नंदी बैल। मान्यवर, झट से जो उत्तर हो वो बोल दिया कीजिए क्योंकि समय निकल जाता है। अब ज्ञाननाथ जी का हमने आपको खिताब दे दिया है तो पूरे जितने कहानी है वो आप सहारने लग जाते हैं, समय निकल जाता है और उत्तर देने का समय भी निकल जाता है कि नहीं? जब एक बार उत्तर हो जाएगा तब आप चाहे तो अपनी कथा जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो जो आपके रिपोर्ट कार्ड आया था ना, इसमें लिखा था कि आप सुपरमैन बनना चाह रहे हैं, अभी भी बनना चाह रहे हैं? सर बहुत सारे फायदे हैं कि उसमें सर उड़ने की पावर है, तो सर उड़ के कहीं भी वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, फ्लाइट का खर्चा बच जाएगा सर। और वो लाइट की स्पीड से काम करता है तो सर मेरा होमवर्क झटाझट हो सकता है। सर बस एक दिक्कत, सर पैंट के ऊपर जो चड्डी पहनता है वो नहीं पहनना सर। वो पसंद नहीं है आपको? सर कैसा लगेगा आप ही बताओ। एक बात बता दें आपको, पहली बार हमने सुना है किसी से इस तरह का उनका वर्णन करते हुए। सब चीजें पसंद है, पैंट के ऊपर जो चड्डी पहनते हैं हे भगवान। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई साहब। आप हम आगे बात नहीं बढ़ाएंगे इसको। ओके मयंक, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है। 1,60,000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे आपको। 9वां प्रश्न मयंक भाई साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किलियन एम्बापे की भारत में लोकप्रियता के बारे में बात की थी? PM Shri Narendra Modi talked about Kylian Mbappe's popularity in India during a visit to which country? Options: A. Italy, B. Germany, C. France, या D. Australia? सर किलियन एम्बापे बहुत ही ज्यादा फेमस फुटबॉलर है, वो फ्रांस की फुटबॉल टीम से है। अभी PSG क्लब में वो खेलते हैं। तो सर जब PM मोदी जी का दौरा हुआ था फ्रांस के लिए तो तब उन्होंने इस बारे में बात की थी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन C, फ्रांस। सी फ्रांस पे ताला लगाया जाए। अरे बधाई हो भाई साहब आपको। वाह, वेल प्लेड मयंक, क्या बात है। किलियन एम्बापे एक फ्रेंच फुटबॉलर हैं और पेरिस में भारतीय लोगों से बात करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एम्बापे को शायद फ्रेंच लोगों की तुलना में अधिक
भारतीय जानते हैं। सर मेरे फेवरेट भी हैं। आपके फेवरेट हैं, हमारे भी फेवरेट हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया खेलते हैं वो। ओके, 10वां प्रश्न 3,20,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्यूबोनिक, सेप्टिसीमिक और न्यूमोनिक किस रोग के कुछ प्रकार हैं? ब्यूबोनिक, सेप्टिसीमिक and pneumonic are the forms of which disease? Option सुनिए। A polio, B typhoid, C malaria या D plague। polio, typhoid, malaria या plague? सर आस्क द एक्सपर्ट। Ask the expert, all right। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। Ask the expert लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, और वीडियो कॉल हम लगाएंगे अंकुर जी को। वीडियो कॉल अंकुर जी, आवर एक्सपर्ट। अंकुर जी प्रणाम। एक बार फिर आपको हमने कष्ट दिया है। मायक जो है आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अपनी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं। अगली आवाज है मायक की। मायक रेडी है? Yes. ओके, मायक आपका समय शुरू होता है अब। ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक। आई रिपीट, ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक। दे आर द फॉर्म्स ऑफ विच डिजीज? सर ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी टाइफॉइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी प्लेग। इसका जवाब मयंक मुझे पता है। इसका जवाब ऑप्शन डी प्लेग। सर आर यू 100% श्योर? कॉन्फिडेंस, 100%। ओके, थैंक यू सर। क्या करेंगे मायक? सर मैं सर के साथ जाऊंगा। प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्लेग। ऑप्शन डी प्लेग पे था लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। धन्यवाद दीजिए इनको। धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। प्लेग आमतौर पर फ्लीज के काटने से फैलता है। ब्यूबोनिक प्लेग से 14वीं शताब्दी में यूरोप में करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यस सर, ये महामारी आई। यही बिल्कुल सही। तालियां बज जाए इनके लिए। एक चेक आ रहा है इनके नाम, 3,20,005 आप जीत गए। तो वहीं बैठे रहो, आपके बाद में दिया जाएगा। बिग हैंड फ्रॉम मायक, ही वन द चेक। यह है सुपर संदूक का आदेश। 90 सेकंड में धड़ाधड़ करके प्रश्न डालूंगा आपके सामने। अब बताइए, आप अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश। इंग्लिश में। ऑलराइट, अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ऑलराइट, देवियो सर, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए। मायक, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Cheese is usually a major component of which of these? Samosa, ice cream, French fries, pizza. सर डी पिज्जा। Correct. Next. Which of these is the opposite of bright? Dazzling, dim, shiny, radiant. सर बी डिम। Correct. Next. Hans Christian Andersen is best known for what kind of stories? Pass. Pass. Next. Which of these mountains is not in India? Kanchenjunga, बी Aconcagua. एकोंगेगुआ। Correct. Next. Who among these is a Greek god? Odin, Sif, Indrajit, Apollo. D. Apollo. Correct. Next. Which of these is the largest number? 1,000 lakh, 100 crore, 10 crore, 100 lakhs. बी 100 करोड़। Correct. Next. Which of these birds is not found in the wild in India? Kiwi, eagle, vulture, ए parrot. कीवी। Correct. Next. Which of these is Michelangelo best known for? Pass. Painting. Pass. Next. In which of these places are floodlights usually installed? पास। Pass. Next. Who among these never received a Nobel Prize? Isaac Newton. ए आइजक न्यूटन। Correct. Next. Hans Christian Andersen is best known for what kind of stories? Mysteries. Sorry? मिस्ट्रीज। Wrong. Next. Which of these is Michelangelo best known for? Painting, farming, education, politics. पेंटिंग। Correct. Next. In which of these places are floodlights usually installed? Stadiums. Correct. Well done, man. एक क्वेश्चन ले गया।
90,000 पॉइंट्स जीत लिए। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। पढ़ा नहीं था वो। वेल डन, वेल डन। जो गलत हुआ था वो है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन इज बेस्ट नोन फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज? फेरी टेल्स। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, फेरी टेल्स, नॉट मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज में अगाथा क्रिस्टी, शेरलॉक होम्स। हाँ, शेरलॉक होम्स इत्यादि। ऑलराइट भाई साहब, 90,000 पॉइंट्स जीत लिए। और आपने बैंक में जमा करें या लाइफलाइन जीवित सर करें? मैं आस्क द एक्सपर्ट को जीवित करवाना चाहूंगा। ओके, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो एंड एक्सपर्ट को ये अंकित करवाना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मयंक, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट ओके मयंक, अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न। ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि कई बार हम बता चुके हैं आपको, ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न है। आपके इस खेल के जीवन में 6,40,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2023) में वॉशिंगटन डीसी में इनमें से किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया था जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है? A statue of who among the following, named Statue of Equality, was unveiled in Washington DC in the year 2023? Option सुनिए। A. Dr. B.R. Ambedkar. B. Mahatma Gandhi. C. Abraham Lincoln. D. Martin Luther King Jr. 2023 में वॉशिंगटन डीसी में इनमें किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया था? सर मैंने जहाँ तक पढ़ा है इसका आंसर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होना चाहिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने ये माइक? सर ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। न्यूज़पेपर में पढ़ा। यस। ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर था, लेकिन जो भी था वो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये मूर्ति अक्टूबर 2023 में अनवील किया गया था। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने भाई साहब, और बिना लाइफलाइन के आप पहुंच गए हैं 6,40,000 पॉइंट्स पे। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 पॉइंट। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के झंडे पर किसी जीवित प्राणी का चित्रण नहीं है? The flag of which of these countries does not have a depiction of a living creature on it? Options: A. Uganda. B. Papua New Guinea. C. Philippines. या D. Ecuador. इनमें से 3 झंडे ऐसे हैं जिनमें किसी जीवित प्राणी का भी चित्र बना हुआ है। एक नहीं है। वो देश कौन सा है? सर मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है। सर मुझे इसमें कोई आइडिया नहीं है, तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ऑलराइट, तीनों जीवित हैं, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल लेके। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। फिर से एक बार आपके सामने प्रश्न पढ़ता हूं। इनमें से किस देश के झंडे पर किसी जीवित प्राणी का चित्रण नहीं है? ऑप्शंस: ए युगांडा, बी पापुआ न्यू गिनी, सी फिलीपींस, और इज इट डी इक्वाडोर? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी फिलीपींस को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। ए, बी और डी को कम मिला है। ए को मिला है 12, बी को 2, डी को 28। क्या करना चाहेंगे आप?
ऑडियंस के साथ जाना। ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। कहिए क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी फिलीपींस। सी फिलीपींस पे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इन द राइट आंसर। धन्यवाद दीजिए सबको। वेल डन ऑडियंस, क्या बात है। युगांडा के झंडे पर एक क्रेन बना हुआ है। क्रेन जो चिड़िया होती है ना, क्रेन। पापुआ न्यू गिनी के झंडे पर बर्ड ऑफ पैराडाइज बना हुआ है। इक्वाडोर के झंडे पर कॉन्डोर बर्ड है। तीनों झंडों पर एक चिड़िया है, कॉन्डोर बर्ड। फिलीपींस के झंडे पर सूर्य चित्रित है। 12,50,000 पॉइंट्स आपको जितवा दिए जनता ने। कई बार यहाँ पर आकर के हम जितने भी जूनियर्स हैं उनसे पूछते हैं कि आगे आपने क्या सोच रखा अपने बारे में। तो मयंक, आपने क्या सोच रखा अपने बारे में? सर मेरी लाइफ में वैसे कोई सीक्रेट नहीं है, बस एक सीक्रेट है, वो है मेरा करियर, जो मुझे खुद भी नहीं पता है। सर अगर मैंने ये देख लिया कि कोई इंजीनियर है तो मुझे इंजीनियर बनना है। सर मैं घर पर लकड़ी लेकर या फिर कार्डबोर्ड लेकर से तोड़ फोड़ करने लग जाता हूँ, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। और मैंने अगर डॉक्टर का कोई प्रोग्राम देख लिया या फिर कहीं डॉक्टर के पास चला गया, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए घर में, तो आप डॉक्टरी ना शुरू चाहिए कर। हुई एडवाइस में उनको देते रहते हैं। सर और? और मैंने नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक्स में मेडल जीता, तो सर आप मानोगे नहीं, मैं मतलब घर में लकड़ी ढूंढता था जेवलिन मारने के लिए। सर अभी मेरा जो करियर है वो अभी मैं अच्छे से डिसाइड नहीं हुआ है। नहीं है, कोई लेकिन बात सर नहीं। आप जब छोटे थे तो आपका क्या एम था कि आप क्या बने जब आप मेरी उम्र के थे? सर आपको बताएं कि हमारी जो स्थिति थी वो आपसे उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। हमको भी नहीं मालूम था क्या होने वाला है। ज़्यादातर हम लोग गुल्ली डंडा खेलते तो हमने कहा चलो गुल्ली डंडा खेलेंगे और क्या, लेकिन और कुछ नहीं हमारे मन में आता, कभी भी नहीं आया। पर जिस तरह से आप खेल रहे हैं भाई साहब, और जिस तरह से आपका दिमाग चल रहा है, मैं निश्चिंत हो गया हूं कि आप आगे चल करके कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर करने वाले हैं। अपने दिमाग को आप सही रखिएगा और इसी सोच को लेकर के अगले प्रश्न का उत्तर भी दीजिए आप। ये आ गया है 13वां प्रश्न। ओके, इसका मूल्य है 25 लाख पॉइंट और अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी हैं आपकी। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट। मयंक, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नंदी घोष और ताल ध्वज, इनमें से किसके कुछ नाम हैं? नंदी घोष एंड ताल ध्वज, some of the names of which of these? A. Caves on Amarnath Yatra. B. Chariots during Puri Rath Yatra. C. Gopurams of Tirupati Temple. D. Lakes on Mount Kailash. हिंदी में कहता हूं अमरनाथ यात्रा की गुफाएं। B. पुरी रथ यात्रा के रथ। C. तिरुपति मंदिर के गोपुरम और D. कैलाश पर्वत के झील। सर आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन मैं आज सुबह ही पढ़कर आया। अरे वाह, इसीलिए यहाँ से रहते हैं आप। अच्छा उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, चैरियट्स ड्यूरिंग पूरी रथ यात्रा। बी पे ताला लगा दिया जाए। एक तो सही जवाब दिया इन्होंने। 25 लाख पॉइंट जीत लिया आपने मयंक, बधाई बधाई बधाई। श्री जगन्नाथ की यात्रा को श्री गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। इस दौरान खींचे जाने वाले रथों के नाम हैं नंदी घोष, जो कि भगवान जगन्नाथ का रथ है, तालध्वज भगवान बलभद्र का रथ है, और दर्पदलन ये देवी सुभद्रा का रथ है। और सर उसके जो झंडा है उसका नाम त्रिलोक मोहिनी है। अच्छा, ये हमको नहीं मालूम। माँ जी, आपके पास तो इतना सारा ज्ञान है। पिताजी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रदीप जी, इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया है? सर इसके टीचर भी परेशान है सर।
अमूमन पीटीएम में जब पेरेंट्स जाते हैं सर, हाँ जी, तो उनकी कंप्लेंट होती है बच्चा ये झगड़ा कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये वो है, इस तरह करके उनकी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा सवाल करता है ये। 2 दिन बाद क्या पढ़ाया जाएगा वो एडवांस में पूछता है सर ये। ओहो। तो टीचर से पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं, पहले से पता नहीं क्या पूछ लेगा ये। ये नई पीढ़ी है भाई साहब, इनको रोकिएगा मत। अरे मैं हमारी जो टीम है ना जो यहाँ बैठी है, इन्होंने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर, हम चाहेंगे कि वो वीडियो देखा जाए। मयंक अक्सर बहुत क्यूरियस होता है डिफरेंट क्वेश्चंस जानने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मयंक क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालता है। पर डे हम जब क्लास में आते हैं तो हमें लगता रहता है कि भाई आज मयंक क्या पूछने वाला है। बेस्ट एग्जांपल। यस Ma'am, but how the climatic conditions affect the agglomeration of these industries only in Gujarat and Maharashtra? बिकॉज ऑफ वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस। कई बार तो ऐसा लगता है कि आई एम अमेज्ड व्हाट ही इज आस्किंग। सम टाइम आई कॉल हिम छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसका जो कंपटीशन होता है वो हमेशा खुद से रहता है, वो औरों पे ध्यान नहीं देता, हमेशा खुद से बेटर करने की कोशिश करता है कि पिछली बार अगर उसका ये रिजल्ट था तो इस बार उसे इम्प्रूव करना है। मुझे मेरी परछाई महसूस होती है मयंक के अंदर। मयंक बहुत ही परफेक्ट बच्चा है। हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि बच्चा हर फील्ड में आगे रहे और पेरेंट्स का नाम रोशन करे। मेरे लिए मेरे पापा जी मेरी इंस्पिरेशन है और मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उनके जो और सपने हैं मैं उनको भी पूरा करूँ ताकि वो खुश रहें। जहाँ मेरी इच्छा थी कि मैं केबीसी के 4th सीट पर जाके बैठूं, बोला कि पापा एक दिन मैं है ना आपका सपना मैं पूरा करूंगा, अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो मैं पहुंचूंगा वहाँ पे। और आज वो इस मंच पे पहुंचा है, मुझे इस बात का बहुत प्राउड है। और जो मेरा सपना था केबीसी हॉट सीट पे बैठने का, वो आज मयंक पूरा करने जा रहा है और ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। Mयंक, अब आ रहा है 14वां प्रश्न। अब मूल्य है इसका 50 लाख पॉइंट। ओके, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रांस द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया था? Which of these was the first satellite launched by France named after? Option सुनिए। A, a toy. B, a comics character. C, a pet dog. D, a movie. A, एक खिलौना। B, एक कॉमिक पात्र। C, एक पालतू कुत्ता। या D, एक फिल्म। फ्रांस का पहला जो फर्स्ट सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? उसका नाम इन चारों में से किसी एक पे रखा गया था। क्या चल रहा है आपके मन में? सर इसका मैंने रशिया, इंडिया एंड जैसे ये जो सैटेलाइट्स हैं सर इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन फ्रांस के सैटेलाइट का नहीं। सर लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, 2 बचे हुई हैं, कौन सी? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं मयंक, इसको अंकित कर दिया जाए। अब मयंक, ये प्रश्न जो है जैसा कि आप जानते हैं ये पलट जाएगा, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। वहां जाने से पहले हमें अपनी जनता को बताना होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी, अ कॉमिक्स कैरेक्टर। बी, एक कॉमिक्स कैरेक्टर पे ताला लगाया जाए। अगर आप बोलते तो ये सही होता। फ्रांस द्वारा 1965 में लॉन्च किए गए पहले सैटेलाइट का नाम था एस्टेरिक्स। कॉमिक में देखा होगा आपने, एस्टेरिक्स कॉमिक कैरेक्टर था। एस्टेरिक्स एक कॉमिक बुक सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है। उसे मैजिक पोशन पीने से अपनी शक्तियां जो है वो मिलती हैं।
अगर आप खेलते तो ये सही होता। बहरहाल अब वो खत्म हो गई है बात। अब हम इस प्रश्न को बदल देंगे और आपने जो विषय चुना है अगले प्रश्न के लिए वो है साइंस, है ना? तो अब आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा ताकि वो नया प्रश्न आ जाए। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। प्रश्नम पलटम, पलट दिया जाए प्रश्न को। मयंक भाई साहब, अगला प्रश्न आ गया है। इनमें से किस एसआई यूनिट का नाम उस वैज्ञानिक के नाम पर है जिन्होंने पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी? Which of these SI units is named after the scientist who developed the first electric battery? A. Ampere. B. Newton. C. Coulomb. D. Volt. सर न्यूटन जो है उनका जो फील्ड रहा है वो फोर्स से रिलेटेड है। सर न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, तो न्यूटन तो नहीं होगा सर। कूलम सर चार्ज की एसआई यूनिट है, और जो पूरा नाम सर मैं याद नहीं कर पा रहा, पर कूलम्ब भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज के फ्लो का फॉर्मूला दिया था, तो कूलम्ब चार्ज की एसआई यूनिट है, ये भी नहीं होगा। ए एम्पियर की अगर मैं बात करूं तो वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, लेकिन एम्पियर जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने बैटरी डेवलप नहीं की थी। वोल्ट की बात करूं तो एलेसेंड्रो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे सर, उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी डेवलप की थी। इन सेल को वोल्टाइक सेल भी बोला जाता है, और वोल्ट ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी वोल्ट। पूरा इतिहास बोलने के बाद कह रहे हैं डी वोल्ट पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. उन्होंने ज्ञानाश लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। बहुत बहुत बधाई आपको मयंक, 50 लाख पॉइंट आप जीत गए हैं। इटालियन साइंटिस्ट एलेजांद्रो वोल्टा को पहले इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने का श्रेय दिया जाता है। वोल्ट यूनिट का नाम उनके नाम पर है, जिसके बारे में पूरी रचना इन्होंने अभी अभी उत्तर देने से पहले सुना दी। क्या बताएं भाई साहब, देखिए आज की पीढ़ी, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मान्यवर क्या बताएं। अब आगे प्रश्न पूछने से पहले आपको हम बता दें कि ये होगा 1 करोड़ का प्रश्न। और जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन अभी भी जीवित है। हमको ये बोलने में बहुत कम अवसर मिलते हैं कि अगला प्रश्न जो है आपका वो होने वाला है 1 करोड़ पॉइंट्स का। पंद्रहवां प्रश्न, 1 करोड़ पॉइंट्स। मयंक आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस यूरोपीय मानचित्रकार को वो मानचित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है जिसमें नए खोजे गए महाद्वीप को अमेरिका नाम दिया गया था? Which European cartographer is credited with creating the map that gave the name America to the newly discovered continent? Option सुनिए। A. Abraham Ortelius. B. Gerardus Mercator या Mercator. C. Giovanni Battista Agnese. D. Martin Wald Simula. सर अमेरिका का नाम तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा है, लेकिन सर ये नाम किसने दिया? मानचित्र बनाने की बात हो गई।
एक मानचित्र बनाया उन्होंने जिसका नाम अमेरिका बना। चित्र का वो कौन था जिसने ये बनाया? सर लाइफ लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट। कबीर महाशय, आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। इसको अंकित कर दिया जाए और वीडियो कॉल लगाया जाएगा अर्चना। अर्चना जी प्रणाम करता हूं आपको। बारी आ गई आपकी। बहुत ही अहम समय पर आई है और एक प्रश्न अभी जो है वो आपको मयंक पढ़ के सुनाएंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD और जब ये ऑप्शंस पढ़ने शुरू करेंगे तब ये घड़ी शुरू होगी और आपको मिलते हैं 60 सेकंड। अगली आवाज जो है ये मयंक की है। गुड इवनिंग मैम। Which European cartographer is credited with creating the map that gave the name America to the newly discovered continent? A. Abraham Ortelius, B. Gerardus Mercator, C. Giovanni Battista Agnesi, D. Martin Waldseemüller. मयंक, एक तो मैं स्तब्ध हूँ आपके लेवल ऑफ नॉलेज और आपके कॉन्फिडेंस से। मैंने नहीं देखा इस लेवल का, और सीनियर जो क्विजर होते हैं वो भी इस लेवल के नहीं होते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस एंड कंग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स। इसका आंसर है मार्टिन वाल्डर्सम्यूलर। तो कोलंबस ने वैसे फर्स्ट यूरोपियन भी नहीं है, वो तो वाइकिंग्स गए थे 1000 के आसपास, पर फर्स्ट जो समझ में आई कोलंबस थे। पर तो कोलंबिया कई लोग सोचते थे नाम होना चाहिए, पर कोलंबस कभी समझे नहीं कि एक नया कॉन्टिनेंट है। तो मेरे को वेस्पूची समझे थे, वो शायद 1500 ये कैसे में कुछ गए थे। कोलंबस 1490। थैंक यू मैम। तो वाल्डस सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मार्टिन वेल्डसीम्युलर। राय मिली है कि डी मार्टिन वाल्डसीम्युलर पे ताला लगा दिया जाए। $1 करोड़। क्या बात है। वाह, हमारी नौकरी शुरू हो गई। 1 2 3 1 2 3 और भाई साहब आपके लिए भी 1 2 और 3। क्या बात है, अद्भुत खेल खेला, अद्भुत खेल, अद्भुत। बहुत बहुत बधाई आपको। मार्टिन वाल्डसीम्युलर द्वारा 1507 में बनाया गया था मैप। इस नए कॉन्टिनेंट को
अमेरिका नाम देने वाला पहला मैप था ये, और उन्होंने नए कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिगो वेस्पुची, इसके बारे में आपने भी कहा अभी, के नाम पर रखा, जिनका ये मानना था कि अमेरिका एक नया कॉन्टिनेंट है। वेल प्लेड मयंक, 1 करोड़ पॉइंट्स जीत लें, बहुत बहुत बधाई। एक और चीज बता दें अपने दर्शकों को, ही इज द यंगेस्ट करोड़पति विनर। कबीर जी, मैं चाहूंगा कि अर्चना जी को एक बार फिर बुलाया जाए ताकि वो अपना आशीर्वाद दे दें। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बताया हुआ जो उत्तर था मयंक को करोड़पति बना दिया। थैंक यू वेरी मच मैम। मयंक, मैं क्या बोलूं आपके बारे में? ऑल आई कैन से इज कि कीप लर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत कुछ करेंगे। थैंक यू मैम। ऑलराइट मयंक, करोड़पति तो आप बन गए हैं, अब बता सकते हैं आप कि आप क्या कीजिएगा इन पॉइंट्स का। सर, वो मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा, और वो चाहते हैं कि ये पॉइंट्स मेरी जो हायर एजुकेशन होगी उसमें काम है। वेल डन। सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट सर मुझे आपके साथ एक हाई फाइव लेना है। हाई फाइव चाहिए? यस सर। अभी ले यार, जोर से मत मारना यार, हाथ टूटा हुआ सर है। आप इधर वाला राइट, लेफ्ट से करें। लेफ्ट से करने, नहीं राइट से करेंगे। ये ऑलराइट मैन। सर, जो टोल लंबे लंबे लोग थे वो भी आपसे हाई फाइव नहीं ले पाए सर, मैं ले पाया तो मैं अच्छा। ऑलराइट मैन, इस खेल का आखिरी सवाल जो है, अगर ये सवाल का सही जवाब दे देते हैं तो ये जीत जाएंगे पूरे 7 करोड़ पॉइंट्स। ऑलराइट मयंक, आपके सामने अब आएगा 16वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 7 करोड़ पॉइंट्स। 16वां प्रश्न, 7 करोड़ पॉइंट्स। मयंक, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूबेदार NR निकम और हवलदार गजेंद्र सिंह को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस शहर तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार प्रदान किया गया था? सूबेदार NR निकम एंड हवलदार गजेंद्र सिंह were awarded the Order of the Red Star by Russia for conveying supplies to which city during World War II? समझ गए प्रश्न को? यस। विकल्प रखता हूं आपके सामने, ऑप्शंस। ए तब्रीज, बी सीडोन, सी बातूमी, डी अल्माटी। सूबेदार NR निकम और हवलदार गजेंद्र सिंह को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस शहर तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार प्रदान किया गया था? ए तब्रीज, बी सीडोन, सी बातूमी, डी अल्माटी। कोई आइडिया नहीं है सर। 1 करोड़ पॉइंट्स आपने जीते हुए हैं। यदि आपको इसका पूरी तरह से सही उत्तर मालूम है तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 1 करोड़ पॉइंट्स आपने जीते हुए। कोई आइडिया नहीं है सर। कोई Sir, आइडिया I'll नहीं? quit. क्विट अंतिम निर्णय आपका। ऑलराइट, आपको हम अनुमति देते हैं भाई कि आप क्विट कर जाएं। तालियां बज जाएं इनके लिए। 1 करोड़ पॉइंट्स आप जीत गए हैं, और ये 1 करोड़ पॉइंट्स डिजिटली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आपके इस खेल में। मयंक, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर है, ट्रांसफर नाम 1 2 3 4 5 6 7 zeros 3 and 3 6। ये ठीक है भाई साहब? यस। ये छाप दिया, इसको ओके किया, कंफर्म किया। 1 करोड़ पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में गए भाई साहब।
सीधे गए इनके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको मार्क। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। खेल समाप्त करने से पहले आपके साथ पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमारी जनता को, ठीक है? किसी एक को गेस कीजिए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, बाथरूमी। सी बाथरूमी पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता है। सही है तब्रीज। तब्रीज एक शहर है जो ईरान के उत्तर पश्चिम में है। ओके, ये सैनिक उन आर्मी यूनिट्स का हिस्सा थे जो 7000 फुट ऊंचाई माउंटेन पासेस और 50 डिग्री से -22 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वाले खतरनाक रास्तों से रूस को भारत के मेटल्स, भोजन और धागे जैसे सप्लाईज पहुंचाते थे। इसीलिए रूस ने उनको ये पुरस्कार दिया और एक उनका ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार जो है उनको प्रदान किया था। ऑलराइट माइक, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे पास एक सर्टिफिकेट है आपके लिए, पहले वो दे दें आपको। माइक, वेल डन।